हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के फिजिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर 3 जो कि है मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्णविक्षेपण, इस चैप्टर के लघुतरीय प्रश्न को करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के अति लघुतरीय प्रश्न जो है वो करवा दिया है, ठीक है। और आज की वीडियो में हम लोग लघुतरीय प्रश्न के सारे प्रश्नों का उत्तर जानेंगे, जिसमें टोटल 17 प्रश्न हैं, ठीक है। देखिए, ये टोटल यहाँ पे 17 प्रश्न है। 17 प्रश्न का उत्तर मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो के, हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न में कि आँख की समंजन क्षमता का क्या तात्पर्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि मैंने ये जो चैप्टर है वो डिटेल में पढ़ा दिया है, ठीक है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर इन डिटेल्स करके मिल जाएगा। वहाँ पे आपको फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर को पढ़ने को मिल जाएगा, जो कि मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो देखिए, आप इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे देख सकते हैं कि आंख द्वारा अपने सिलियरी पेशियों के तनाव को घटा बढ़ाकर अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखने की जो क्षमता होती है उसी को आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। तो आंख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है या आंख की समंजन क्षमता क्या है, अगर आपको इस तरह से जो भी प्रश्न पूछे आपको उसमें इसी प्रश्न मतलब ये जो उत्तर मैंने आपको बताया है यही उत्तर आपको लिखना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो मैंने बताया है बिल्कुल यही, मतलब कि अगर आपको 2-3 तरीके से सवाल पूछा जाए कि आंख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है या आंख की समंजन क्षमता किसे कहते हैं, क्या है, तो आप एक ही डेफिनेशन इन तीनों प्रश्न के लिए आपका बनेगा। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है कि एक्चुअली आंख की समंजन क्षमता क्या है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है कि नेत्र अपने अंदर आने वाले प्रकाश की मात्रा को किस प्रकार नियंत्रित करता है। जब हमारे आंखों में प्रकाश जाता है, प्रकाश की जो मात्रा अंदर जाती है वो किस प्रकार उसको नियंत्रित करता है, कंट्रोल जो होता है वो किस प्रकार हमारी आंखें जो है वो करती हैं, ठीक है। तो आइए आपको इस प्रश्न का उत्तर बता देते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि परितारिका या आइरिस की सहायता से आंख के लेंस से होकर जाने वाले प्रकाश के परिमाण को घटाया बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो अंधेरे में जो परितारिका होती है उसके बीच का छिद्र, जिसे हम पुतली कहते हैं, वह स्वतः फैल जाती है और तेज रोशनी में सिकुड़ता है। तो अतः कैमरा में जो काम यानी प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करना, तो कैमरा में जो काम डायफ्राम करता है वही काम आंख में पुतली करती है। तो अतः आइरिस की सहायता से नेत्र के लेंस से होकर जाने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। तो हमारा प्रश्न था कि नेत्र अपने अंदर आने वाले प्रकाश की मात्रा को किस प्रकार नियंत्रित करती है। तो इस तरह से हमारी जो नेत्र है वो अपने अंदर आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। तो फ्रेंड्स, तीसरा नंबर जो हमारा प्रश्न है वो है कि निकट दृष्टिता क्या है, इसे दूर करने के लिए हमें किस लेंस का व्यवहार करना चाहिए या किस लेंस का व्यवहार हम करते हैं इस दोष को दूर करने में, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले ये क्लियर कर देते हैं कि ये प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो जो भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये मोस्ट वीवीआई लगा लेना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो आइए अब जानते हैं कि निकट दृष्टिता क्या है और इसे दूर करने के लिए हम किस लेंस का व्यवहार करते हैं। निकट दृष्टिता यानी कि निकट दृष्टि दोष, जिस दोष के कारण नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है उसी दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। जो निकट दृष्टि दोष होता है ये याद रखिएगा कि ये जो नाम है इसका विपरीत दोष होता है। तो निकट दृष्टि दोष हो रहा है, अगर आप नाम पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि यानी कि निकट की कोई चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। ऐसा नहीं है, निकट दृष्टि दोष में निकट की सारी वस्तुएं दिखाई देंगी आपको, लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। और अगर दूर दृष्टिता की बात हो यानी दूर दृष्टि दोष की बात हो तो दूर दृष्टि दोष में दूर की सारी चीज़ें दिखाई देंगी लेकिन निकट की नहीं दिखाई देंगी, ठीक है। तो जो भी इन दोनों में से कोई भी दोष आपको मतलब कि एग्जाम में आ रहा है उसको डिफाइन करने के लिए
किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। तो कभी कभी अपसारी भी दे देता है और कभी कभी अवतल भी देता है। ठीक है, तो अगर आपको अवतल देगा तो आप अवतल लगा दीजिएगा, अगर अपसारी देगा तो आप वहाँ पे देखिएगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अवतल को ही अपसारी कहा जाता है और अपसारी लेंस का हम लोग उपयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना होगा, तभी आप ऑब्जेक्टिव क्लियर कर पाएंगे। और दूसरी बात जो मैं ये कह रही थी कि अगर आपको इन दोनों दोष में से किसी भी दोष को डिफाइन करने के लिए आए, यानी निकट दृष्टिता हो या फिर दूर दृष्टि दोष हो, तो आपको ये ही ध्यान में रखना है इस चीज़ को याद करने के लिए कि निकट दृष्टि दोष क्या है या दूर दृष्टि दोष क्या है। उसके लिए आपको बिल्कुल कॉमन चीज़ें याद करनी है, मतलब बहुत ही छोटी सी चीज़ कि जो भी दोस्त कह रहा है, निकट कह रहा है तो निकट की चीज़ें दिखाई देती हैं, दूर की नहीं दिखाई देती, और दूर दृष्टि दोष कह रहा है तो दूर का दिखाई देगा, निकट का नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल उसके अपोजिट का होता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया है कि निकट दृष्टिता क्या है और इसे दूर करने के लिए हम किस लेंस का व्यवहार करते हैं। तो इसे दूर करने के लिए हम अपसारी लेंस या फिर अवतल लेंस का व्यवहार करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 देख। प्रश्न संख्या 4 है कि यदि हम तीव्र प्रकाश से किसी कम प्रकाश वाले कमरे में जाएं तो वहां वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कुछ समय क्यों लगता है। तो ये जो हमारा प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 2 से काफ़ी मिलता जुलता है, क्योंकि जो प्रश्न का उत्तर हमने इस प्रश्न में दिया है वही प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, संकेत करके दिया है। आप इसी उत्तर को लिख सकते हैं या इसको थोड़ा अपने तरीके से भी बना करके लिख दीजिएगा, अपने भाषा में कोई वर्ड जो है उसको थोड़ा सा चेंज करके आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। बस आप ये समझ लीजिए कि इस प्रश्न का जो उत्तर यहाँ पे दिया है इसका अर्थ क्या है, क्या कहना चाह रहा है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि जब हम तीव्र प्रकाश से, प्रश्न संख्या 2 में मैंने आपको इसका उत्तर बता ही दिया है, कह रहा है जब हम तीव्र प्रकाश से कम प्रकाश वाले कमरे में जाएं तो वहाँ की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कुछ समय क्यों लगता है। तो जब हम तेज प्रकाश से कम प्रकाश वाले कमरे में जाते हैं और वहाँ की वस्तुएं देखते हैं तो उस समय क्या होता है कि तीव्र प्रकाश में हमारी आँख की जो पुतली होती है वो सिकुड़कर छोटी हो जाती है, और जब हम कम प्रकाश वाले कमरे की वस्तुओं को देखने के लिए आँख की पुतली को मतलब जब हम देखते हैं उन वस्तुओं को तो उसके लिए आँख की पुतली का अधिक खुलकर बड़ा होना आवश्यक है। तो चूंकि पुतली सिकुड़कर छोटी हो जाती है तो उसे कुछ समय लगता है कि वो फैलकर अधिक खुल पाए। ठीक है, तो जब वो फैलकर अधिक खुल पाती है तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है, और यही कारण होता है कि हम जब तीव्र प्रकाश से कम प्रकाश वाले कमरे में जाते हैं तो वहाँ की रखी वस्तुओं को स्पष्ट देखने में हमें कुछ समय लग जाता है। ठीक है, तो आप इसे अपने तरीके से बना के लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे अभी अपने तरीके से समझाया है। ठीक है, मैंने यहाँ पढ़ लिया, मैं समझ गई मेन टॉपिक क्या था, आप उसको अपने तरीके से बना करके लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाती। तो नेत्र की जो सीलियरी पेशियां होती है ना उतनी नहीं खींच पाती है जितने की 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए आवश्यक है। यहाँ पे क्या बोला है कि 25 सेंटीमीटर से अगर हम निकट की कोई वस्तु को देखना चाहें तो हमारा जो सामान्य नेत्र होता है, जिस आँख में कोई दोष नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, उसे नहीं देख पाता है। तो वो इसलिए नहीं देख पाता है क्योंकि नेत्र की सिलियरी पेशियाँ उतनी नहीं खींच पाती हैं, मतलब खींच पाने का मतलब होता है कि वो उतनी ज़्यादा तन्य नहीं हो पाती हैं जितनी कि 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, तो उनके नहीं खींच पाने के कारण ही नेत्र की सिलियरी पेशियों का उतना नहीं खींच पाने के कारण जो 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु होती है उसको स्पष्ट हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको 4 और 5 दोनों जो प्रश्न है वो आप क्लियर समझ गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 6 है दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार का होता है। तो एक्चुअली आपको यहाँ पे ये डिफाइन करना है कि दृष्टि दोष आखिर होता क्या है। आपने पढ़ा अभी निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष का ही एक उदाहरण है, लेकिन आपको यहाँ पे ये बताना है कि एक्चुअली दृष्टि दोष क्या है। तो आइए जानते हैं दृष्टि दोष क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स, नेत्र से बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब जब रेटिना पर नहीं बनता है या रेटिना पर प्रतिबिंब जो है वो बनाने की क्षमता खो देता है, उसी को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल अपनी भाषा में अपने लैंग्वेज में इसको लिखा है ताकि आप लोग पढ़ें तो इसको आपको किसी और तरीके से लिखने की ज़रूरत ना पड़े।
बिल्कुल सटीक उत्तर यहाँ पे है कि नेत्र से बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देने को दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि रेटिना जब नेत्र से बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने की क्षमता जब खो देता है तो उसी को हम लोग, उस दोष को हम दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, पूछा है आपसे प्रश्न में कि ये कितने प्रकार का होता है। तो मानव नेत्र में दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष, जैसा कि मैंने आपको बताया कि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं जो है वो नहीं दिखाई देती है, निकट की दिखाई देती है। दूर दृष्टि दोष में आपको दूर की दिखाई देगी, निकट की नहीं दिखाई देगी। और जरा दूरदर्शिता, ये जो है वो बुजुर्गों में ज़्यादा होता है। जरा दूरदर्शिता में निकट और दूर दोनों तरह की वस्तुएं जो होती हैं, यानी निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों इसमें शामिल होते हैं। इसमें निकट की भी नहीं दिखाई देती है और दूर की भी नहीं दिखाई देती है। किसमें? तो जरा दूरदर्शिता में। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि मानव नेत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ 6ठा नंबर प्रश्न क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि नेत्र के 2 मुख्य दोषों के नाम लिखें और इनके उपचार के लिए किस प्रकार के लेंस व्यवहार में लाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो मुख्य दोष जो है वो है निकट और दूर, क्योंकि आप देखिए तो बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा जो है वो लग गया है। ठीक है, उनको निकट की नहीं दिखाई देती है, या बहुत बच्चे हैं जिनको दूर का नहीं दिखाई देता है ना। स्टडी वाले बच्चे जो हैं उनको दूर वाले में ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े क्लासेस होते हैं, उसमें वो बहुत पीछे बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, या कहीं भी कॉर्नर देख के बैठ जाते हैं, तो उनको बोर्ड वगैरह देखने में परेशानी होती है। तो ये जो 2 दोष हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ये कॉमन है एकदम। ठीक है, मुख्य कह सकते हैं हम। तो आप इन दोनों को लिख लीजिए इसमें कि नेत्र के 2 मुख्य दोष जो हैं वो है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। इस तरह से मैंने यहाँ पे इसका उत्तर लिख दिया है, आप इसको नोट कर लीजिए। नेत्र के 2 मुख्य दोषों के नाम निम्न है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल या अपसारी लेंस व्यवहार में लाते हैं। ठीक है, इसको तो आप अंडरलाइन कर लीजिए। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ ही सकता है और आएगा ही आएगा, एक आता ही है, पिछले साल भी एग्जाम में पूछा था। ठीक है, चलिए, और अगला है दूर दृष्टि दोष। तो इसको दूर करने के लिए हम अभिसारी या उत्तल लेंस को व्यवहार में लाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। दूरदृष्टिता नामक दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस को दिखाते हुए किरण आरेख खींचे। तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए जो हम लेंस उपयोग में लेते हैं, यानी कि दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, तो वो किस तरह से हमारी आंखों को ठीक करके हमें जो वस्तुएं हैं वो, जब हम लेंस लगाते हैं यानी चश्मा लगाते हैं या लेंस लगाते हैं उत्तल लेंस, अगर हमें दूरदृष्टि दोष है तो हम वो किस तरीके से अपना कार्य करता है उसको आपको किरण आरेख द्वारा समझाना है। तो यहाँ आपके बुक में दिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ, वो फिगर आप बना लीजिएगा। देखिए, ये है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में ये पहला पिक्चर जो है वो ये बताता है कि किस तरीके से आँख जो है, आँख में क्या चीज़ डैमेज हुआ है जिसके कारण हमें निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, और ये जो दूसरा है वो आपको ये दिखा रहा है कि आँख का जो अपना निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, वो उसकी अपेक्षा दूर होता है, दूर दिखाई देता है। ठीक है, ये है सामान्य निकट बिंदु जो यहाँ है, लेकिन ये दूर नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा में ये बता रहा है कि जो अभिसारी लेंस है यानी कि उत्तल लेंस जो है, उसके थ्रू हम कैसे उन वस्तुओं को देख पाते हैं। तो जो किरण आरेख आपको बनाना है वो इस सी नंबर का बनाना है। ये जो सी वाला चित्र दिया हुआ है, ये आपको फिगर प्रश्न संख्या 8 में बनाना है। आप इसको नोट कर लीजिए। हो सकता है एग्जाम में आपको दूर दृष्टि दोष की जगह निकट दृष्टि दोष दे दे, तो निकट दृष्टि दोष में आपको ये वाला फिगर बनाना होगा कि अपसारी लेंस का प्रयोग करने पे हमारा आँख जो है वो किस तरीके से उस वस्तु को आसानी से देख पाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्ण विक्षेपण और वर्ण क्रम यानी स्पेक्ट्रम क्या है? ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, इन दोनों का यहाँ पे आपको डेफिनेशन देना है, इन दोनों को आपको डिफाइन करना है। तो आइए इसको समझते हैं, वर्ण विक्षेपण और वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम। सबसे पहले वर्ण विक्षेपण, जब कांच की जो प्रिज्म होती है, ठीक है, कांच की प्रिज्म से प्रकाश का पुंज हम लोग अगर गुजारते हैं, यानी कि वहां से वो होकर जाता है, तो ये 7 रंगों में
जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहते हैं, उसमें ये बढ़ जाता है। 7 रंगों में, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, 7 रंगों में विभक्त होता है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहते हैं। ठीक है, और इन 7 रंगों को हम लोग बैगनी, हल्का नीला, जामुनी, ठीक है, बैगनी के बाद है जामुनी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल वर्ण क्रम में व्यवस्था प्राप्त होती है। कांच, तो कांच की जो प्रिज्म होती है, उससे जब हम प्रकाश का पुंज गुजारते हैं, या उससे जब प्रकाश का पुंज गुजरता है, श्वेत प्रकाश जब गुजरता है, तो वो 7 रंगों में विभक्त होता है, जिसे हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहते हैं। ठीक है, और इन 7 रंगों को हम लोग, जो 7 रंग हैं वो हैं बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, तो ये है वर्ण विक्षेपन। अब हमें वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम को जानना है। वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम, प्रकाश के वर्ण विक्षेपन के फलस्वरूप पर्दे पर 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी होती है। ये जो 7 रंग होते हैं, इसकी एक रंगीन पट्टी होती है, ये पट्टी की तरह होता है, तो उसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, सफ़ेद दीवार या पर्दे पर, ये याद रखिएगा, रंगीन पे नहीं, सफ़ेद पर करेंगे तब हमें वो 7 रंग यहाँ पे दिखाई देगा। तो वही जो 7 रंग होती है, उसकी एक रंगीन पट्टी होती है, जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। दोनों में डिफरेंस है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जो 7 रंगों की रंगीन पट्टी होती है, उसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं, और वर्ण विक्षेपन वो होता है कि जब हम श्वेत प्रकाश को कांच की प्रिज्म से होकर, या फिर कांच की प्रिज्म से प्रकाश का पुंज गुजारते हैं, तो वो 7 रंगों में विभक्त होता है। ठीक है, तो उसको हम वर्ण विक्षेपन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहते हैं, और जो 7 रंग होते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ये प्रश्न जो है ना, वो कभी कभी लघु और दीर्घ दोनों में देता है, मतलब सिर्फ ये नहीं, वो थोड़ा अलग तरीके से और भी प्रश्न उसमें जोड़ेगा। आप देखेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर का जब मैं करवाऊंगी तो वहाँ पे आपको दिखाऊंगी। लेकिन ये प्रश्न तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपन क्या है, या स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, ये आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। इस चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जैसे कि इस चैप्टर में आपको मानव नेत्र के बारे में दिया है, तो मानव नेत्र बनाने को फिगर भी आता है, ये भी नोट कर लीजिएगा। तो अगर जो भी बच्चे ड्राइंग में इंटरेस्टेड हैं, उन्हें बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि फिजिक्स में आपको बहुत सारे फिगर जो है वो आते हैं बनाने को। मानव आँख का तो बिल्कुल ही आता है, और बनाना भी पड़ता है कभी कभी। फिगर ही जो है वो ऑप्शन में भी रहता है, 2 ऑप्शन रहते हैं एग्ज़ाम में, दीर्घोत्तरीय में। ठीक है, तो दोनों में कभी कभी फिगर दे ही देता है, तो दोनों में से कोई एक बनाना पड़ता है। लेकिन जो भी बच्चे इंटरेस्टेड फिगर में नहीं है, वो थोड़ा बहुत कोशिश ज़रूर कर लीजिएगा कि अगर आपको आए तो आप थोड़ा सा उसे बना पाएँ और डिफाइन कर पाएँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न हमारा क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, समझाइए। तो तारे जो टिमटिमाते हैं, हम कहते हैं ऐसा क्यों होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो आइए जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। देखिए, इसका उत्तर जो है ना, वो थोड़ा सा लॉन्ग है। कि जो तारे होते हैं वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। टिमटिमाते नहीं है, प्रतीत होने का मतलब ऐसा आभास होता है कि वो टिमटिमा रहे हैं, जो हमारी आम भाषा है। ठीक है, क्योंकि जब हम तारों को देखते हैं तो उनकी चमक जो है वो घटती बढ़ती प्रतीत होती है। ठीक है, तो उसी को हम लोग टिमटिमाना कहते हैं। जब हम तारे देखते हैं तो देखेंगे किसी में बहुत ज़्यादा लाइट लगेगा, या थोड़ी देर बाद ही वो थोड़ा सा कम दिखेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ लगेगा, कभी डिम हो जाता है। तो इस चीज़ को ही हम लोग टिमटिमाना कहते हैं। तो ये जो चमक घटती बढ़ती प्रतीत होती है हमें, जिसे हम टिमटिमाना कहते हैं, आखिर वो क्यों होती है, यही एक्चुअली आपको बताना है। तो ये आप बता दीजिएगा तो ये क्लियर हो जाएगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है वो कभी शांत नहीं होता है, ऐसा तो सभी को पता है ना। तो जब शांत नहीं होता है, और उसमें भी गर्म और ठंडी हवा की धाराएं हमेशा बहती रहती हैं, कभी गर्म हवा बहेगी तो कभी ठंडी हवा। तो जो ठंडी हवा होती है उसकी अपेक्षा गर्म हवा का घनत्व और अपवर्तनांक कम होता है। ठीक है, और इसलिए तारों से प्रेक्षक, प्रेक्षक यानी कि जो उस तारे को देख रहा है, मान लीजिए हम देख रहे हैं तो मेरी आंखों तक, ठीक है,
पहुंचने वाली जो किरणें होती है वो वायुमंडल के अपवर्तनांक में होने वाले परिवर्तनों के कारण अगल बगल मुड़ जाती है। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं आप लोग को पता ही है। तो प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है तो वो अगल बगल मुड़ जाती है। तो यही क्रियाएं यहाँ भी होती हैं कि जो तारों से आने वाली किरण है वो प्रेक्षक की आंखों तक पहुंचने से पहले वायुमंडल के अपवर्तनांक में होने वाले परिवर्तनों के कारण अगल बगल मुड़ जाती। जब वो अगल बगल मुड़ती हैं तो इसीलिए तारा कभी हमें कम प्रकाश और कभी अधिक प्रकाश देता हुआ मालूम पड़ता है, जिसे हम कहते हैं कि तारे जो है वो टिमटिमा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल के कारण, और वायुमंडल में ही जब तारे की किरण आती है तो वो वायुमंडल के अपवर्तनांक में होने वाली जो भी परिवर्तन होते हैं उसके कारण अगल बगल मुड़ जाती है। तो इसलिए हमें तारा जो होता है स्टार, उसका कम प्रकाश और कभी अधिक प्रकाश देता हुआ वो मालूम पड़ता है, जिसे हम लोग टिमटिमाना कहते हैं। आई होप कि आपको ये प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आ गया है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। इसे बिल्कुल मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है जिससे आप लोग इसे आसानी से समझ पाएँ। अगर आपको याद करना हो तो आप लोग याद कर सकते हैं, नोट करना हो नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो 10 प्रश्न हमने यहाँ पे क्लियर कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। 10 प्रश्न मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करवा दिए हैं। लघुत्तरीय के 10 प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको लिखकर समझा दिया है अच्छे से। आई होप कि आपको सारे प्रश्नों का उत्तर अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपके मन में कहीं कोई डाउट है इन सारे प्रश्नों में से किसी प्रश्न से रिलेटेड, तो आप लोग वो मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी बचे हुए 7 प्रश्न मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। सॉरी कि मैंने ये कहा कि सारे प्रश्न मैं आपको करवा दूँगी, लेकिन वीडियो काफ़ी लॉन्ग जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बाकी बचे हुए जो 7 प्रश्न हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँ। ठीक है? तो चूँकि 20 मिनट से ऊपर का वीडियो हो रहा था तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट वीडियो में ही बाकी बचे हुए जो 7 प्रश्न हैं वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगी। सारे जो 7 प्रश्न बचे हुए हैं उनका उत्तर मैं आपको अगली वीडियो में करके बताऊंगी। आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न के पार्ट 2 वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।